हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। आज के इस वीडियो में ईवीएस के ऑल चैप्टर का मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो यूपी टेट में ईवीएस सब्जेक्ट में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से पढ़ें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसे जल पुरुष उपनाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा है राजेंद्र सिंह, तीसरा है मेघा पाटेकर, तीसरा है बाबा आमटे। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह तरुण भारत संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन भी हैं। 2001 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइजेस से सम्मानित किया गया। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको 4 ऑप्शन बताता हूं, जिसमें जो ऑप्शन सही होता है उसका आंसर के साथ साथ उसका डिटेल भी लिखाता हूं। तो आप मेरे साथ पेन कॉपी लेकर रखें और उसकी डिटेल भी लिखते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, किसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर आपका इन 4 ऑप्शन में होगा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके और भी ऑप्शन हैं, जैसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है जहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन में ओजोन परत के संरक्षण हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था और इस सम्मेलन में यह बात हुई थी कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस का रूप में मनाया जाएगा। दूसरा सम्मेलन देख लीजिए, रियो सम्मेलन है बी ऑप्शन में। तो ये सम्मेलन हुआ 1992 में। रियो ब्राजील का एक शहर है जहां पे ये सम्मेलन संपन्न हुआ था। तीसरा देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो हुआ था वो जापान के शहर है क्योटो, जिसमें हुआ था और ये सम्मेलन 1997 में हुआ था। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कही गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। अभी हमने बताया था यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी। यूएनईपी ग्लोबल 500 ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? ऑप्शन देख लीजिए, कोयला, डीजल, हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल। तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब जलती है तो जलवाष्प बन जाती है, जो वायुमंडल में कोई कार्बन या अन्य यौगिक नहीं निकालती है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है चित्र में कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जबकि कोयला, डीजल और मिट्टी का तेल जलाने पर कार्बन उत्सर्जन करता है, जो वायु प्रदूषण करता है, जो पर्यावरण के लिए नुकसान चाहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, भोपाल, देहरादून, बेंगलोर या दिल्ली। तो इसका सही आंसर है भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 1982 में की गई थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान अगर पूछे जिसमें प्रबंधन नहीं लगा है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान अगर पूछे तो ये भी देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? लास्ट टाइम पे टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी, कान्हा,
पेरियार या जिम कॉर्बेट। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में हुई थी। अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, तब इसका नाम हेली था। बड़े ध्यान से समझिए, तब इसका नाम हेली था। वर्तमान में भी इसका नाम जिम कॉर्बेट से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। अगले नेशनल पार्क देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन में राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। दूसरा है कान्हा नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा है पेरियार नेशनल पार्क जो केरल में स्थित है। पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के स्रोत आपको देखने को मिल जाएंगे चित्र में। मछली में ये पाया जाता है, फूल गोभी में ये पाया जाता है। इसके बाद मटर में, कद्दू में, टमाटर में, और भी इसके स्रोत हैं, देख लीजिएगा आप चित्र में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन सी देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन के का रासायनिक नाम हमने आपको अभी बताया है फाइलोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा ऑप्शन सी है, इसमें मेघना के नाम से जानी जाती है। इसे समझ लीजिए पहले आप। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर से आती है, जो तिब्बत से होती हुई भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, और जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा की बात कर लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जैसे ही भारत से बाहर निकलती है, जैसे ही भारत से बाहर गिरेगी, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वहां हमने बताया है कि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से और इसे पद्मा के नाम से, बंगाल की खाड़ी में। जब दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और यही क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। इसमें जो ऊपर से नदी आई है चित्र में देख लीजिए, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। जो हरे रंग में से नदी आई है वो गंगा नदी है। दोनों बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं और जो मेघना के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो मैंने लोकसभा का वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, आप लोकसभा के वीडियो को डिटेल में डाल रखा है, उसे देखिए। वहां पे ये क्वेश्चन आपको, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्यसभा अध्यक्ष और डी है संसद। तो हम आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य का है। इसे थाई पोंगल के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में, टेट का तो ये फेवरेट है, टेट में कई बार पूछा गया है।
रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची बुक कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, गिरता भूजल स्तर से, नदियों में प्रदूषण से, या विलुप्ति के करीब जीव? तो इसका सही आंसर डी है, विलुप्ति के करीब जीव। रेड डाटा बुक क्या है? यह एक सार्वजनिक डेटाबेस है जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद पौधे, जानवरों, कवकों और स्थानीय प्रजातियों की लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। रेड डाटा बुक को कौन प्रकाशित करता है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो रेड डाटा बुक को IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक क्वेश्चन और भी बनता है रेड डाटा बुक से, वो भी देख लीजिए, आप लिख लीजिए। मेरे हिसाब से तो आप नोट करते चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें बता रहा हूं। रेड डाटा बुक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, या मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? ये भी लास्ट ईयर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बच्चों ने गलत किया, क्योंकि कई बच्चों, अभी बताते हैं गलत कहाँ हुआ था। गलत ऑप्शन समझ नहीं पाए बच्चे और वहां पे गलत करके चले आए, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में रूस नहीं दिया था, वहां पे USSR दिया था और बच्चे समझ नहीं पाए कि इन 4 ऑप्शन में क्या क्वेश्चन का आंसर सही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में USSR डाल दिया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, USSR, जिसे रूस कहा जाता है, वहां से इसे लिया गया है। हालांकि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में तो नहीं थे, ये सभी जानते होंगे आप लोग। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में इसे शामिल किया गया। पहले मौलिक कर्तव्य जब शामिल हुए तो उस समय 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे 11वां मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। भारत का जो 11वें संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो देख लीजिए। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, ये रखा गया है। तो अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है, वर्तमान समय में 11 है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन से होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। देखिए फूड चेन हमने डाल रखी है, इसे समझ लीजिए। उत्पादक है इसमें घास, प्राथमिक उपभोक्ता है इसमें टिड्डा जो घास को खाता है। अच्छा, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो हमेशा शाकाहारी आपको मिलेगा। द्वितीयक उपभोक्ता इसमें मेढक है जो ग्रासहोपर को खाएगा। तीसरा उपभोक्ता इसमें स्नेक्स है जो मेढक को खाएगा। चौथा उपभोक्ता इसमें बाज है जो सांप को खाएगा। और 5वां उपभोक्ता जिसे अपघटक कहेंगे वो इन सबको नष्ट करके, मतलब इसे मिट्टी में मिला देता है, फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए अपघटक को प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अपघटक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है? तो बायोडीजल किस फसल से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, कपास, बी है गन्ना, सी है जेट्रोफा और डी है आलू। तो इसका सही आंसर है जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर सी है इसका। बायोडीजल जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है जो जेट्रोफा नामक एक बीजीय पौधे से तेल निकालकर बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है या लावा निर्मित है? ऑप्शन देख लीजिए, काली मृदा, दूसरा है लाल मृदा, तीसरा है सी है जलोढ़ मृदा और डी है लैटेराइट मृदा। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो काली मृदा है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती
की जाती है इस मृदा में। मानचित्र में आप देख सकते हैं जो बिल्कुल डार्क है, जो काले में है, जो 4th नंबर पे लिखा हुआ है ब्लैक सी, उसे आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, हर टेट के एग्जाम में आपको यहां से इस क्वेश्चन, जैसे इसमें क्षोभ मंडल की बात ही है, वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। लेकिन समताप मंडल से भी क्वेश्चन आता है, मध्यमंडल से भी क्वेश्चन आता है, वायुमंडल से भी क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको। देख लेते हैं इसका 16वां क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए है समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है आयन मंडल और डी है ओजोन मंडल। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। कभी कभी हिंदी नहीं देता है, ऑप्शन में इंग्लिश डाल देता है, तो इंग्लिश ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा है, धुंध है, बादल है, ओस है, वर्षा है, ओलावृष्टि इत्यादि इसी मंडल में घटित होती हैं। अच्छा, जब ये मौसम संबंधी घटनाएं इस मंडल में घटित होती हैं तो इस मंडल में एरोप्लेन नहीं चलाए जाते हैं। तो एरोप्लेन किस मंडल में चलाए जाएंगे? जिसमें तापमान समान होगा, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटेंगी। तो इसका अगर क्वेश्चन पूछे एरोप्लेन किस मंडल में चलाए जाते हैं तो वो होगा समताप मंडल। या पूछे ओजोन परत किस मंडल में है तो ओजोन परत भी समताप मंडल में है। ओजोन परत क्या होती है? पृथ्वी का रक्षा कवच होती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? चित्र में आप समझ गए होंगे, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है ए रेशम कीट के अंडे से, बी रेशम कीट के लार्वा से, सी रेशम कीट के प्यूपा से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका सी सही होगा, रेशम कीट के प्यूपा से। हमने आपको अभी बताया रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। व्यावसायिक महत्व के आधार पर रेशम 5 प्रकार की होती है। पहला है सहतूत रेशम, दूसरा है ओक जिसे टसर बोलते हैं, ओक टसर है, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय टसर और चौथा है मूंगा और पांचवा है एरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन महोत्सव किस महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन महोत्सव किस महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, जून के प्रथम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह, सी मई के प्रथम सप्ताह, डी अगस्त के प्रथम सप्ताह। तो इसका सही आंसर होगा ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1950 से भारत में यह 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी ने की थी। कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? फिर से पढ़ लीजिए, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है घास के मैदान, ऑप्शन सी है रेगिस्तान और ऑप्शन डी है समुद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्र। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तत्व होते हैं और अजैविक तत्व होते हैं। जैविक तत्व अभी हमने पारिस्थितिक फूड चेन बताई थी, वो जैविक तत्वों में आती है जिसमें उत्पाद होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं? पादप जगत, मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उपभोक्ता प्रथम प्रकार का उपभोक्ता मैंने बताया था जो शाकाहारी होते हैं। दूसरा है द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता जो प्रथम प्रकार के उपभोक्ता को खाता है। तीसरा है तृतीय उपभोक्ता और चौथा है उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। और पांचवा भी हमने बताया था प्रकृति का मैतर कहा जाता है, वो है अपघटक। ठीक है, अजैविक तत्व में देख लीजिए मृदा और जलवायु होती है। इसका पूरा डिटेल हमने नीचे इस चित्र के माध्यम से दिया है, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। अजैविक घटक में कार्बनिक घटक होते हैं जैसे जल, लवण, गैसें।
अकार्बनिक घटक होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस इत्यादि। और भौतिक घटक होते हैं ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में टेट के ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, या इनकी बुआई कब होती है या कटाई कब होती है, या इनमें कौन सी है फसलें या कौन सी नहीं है फसलें। तो आपको सब मालूम होना चाहिए। चलिए इसे समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। तो देखना है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। सरसों खरीफ की फसल है कि नहीं है, ज्वार, सी है धान और डी है सोयाबीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरसों। देखिए फसल चक्र दिया है इसमें, प्रकार में रवि की फसल पहले दी है, फिर खरीफ की दी है, फिर जायद की दी है। इसे समझ लीजिए। इसकी रवि की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर माह में और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं जिसकी बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में और कटाई होगी मार्च अप्रैल में। तो फसलें देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है, कपास है, सॉरी कपास नहीं होगा, अलसी है इत्यादि। खरीफ की फसल देख लीजिए। खरीफ की फसल जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसकी कौन कौन सी फसलें हैं खरीफ की देख लीजिए। चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है। ठीक है। जायद की फसल देख लीजिए। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है, जून जुलाई में इसे काटा जाता है। इन फसलों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, कद्दू है और अन्य सब्जियां इन फसल में आती हैं जिनमें पानी पाया जाता है, तो वो जायद की फसल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से पढ़िए और अपना नोट्स बनाते चलें हमारे साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप पेपर दे रहे होंगे यूपी टेट का, तब आपको हमारे चैनल और की सारी बातें याद आएंगी, सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे याद आ जाएंगे। बस आप ध्यान से पढ़ते चलिए और उनके नोट्स बनाते चलिए। आपके से 30 में से 30 नंबर लाने की गारंटी हमारी है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। 1972 में, 1981 में, 1973 में, 1988 में। तो इसका आंसर सी सही है, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। मकर रेखा है, मकर रेखा कितने डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 22.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री साउथ और ऑप्शन डी है 23 डिग्री साउथ। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री साउथ। ऐसे समझ लेते हैं, ये बगल में चित्र बना हुआ है, इसे समझ लीजिए। इसे थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं। जो 0 डिग्री की रेखा है, जो बीच में रेखा है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। टॉपिक ऑफ इक्वेटर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। उसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जो 0 डिग्री के उत्तर में है, मतलब ऊपर की ओर है, वो उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो 0 डिग्री के नीचे है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और यह कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें यह बताएं कि भारत के बीच कितने राज्यों से ये रेखा होकर गुजरती है और वो कौन कौन से राज्य हैं। अब आते हैं मकर रेखा की ओर, जो 0 डिग्री के दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके ऊपर नीचे अगर देख लेते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा है, तो वो उत्तरी शीत कटिबंध या उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाती है। उसके ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध है। और 66.5 डिग्री जो साउथ की रेखा है उसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। और उसके नीचे वाला जो कटिबंध कहलाता है वो दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है। ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के पास हिंद महासागर में द्वीप है। ऑप्शन सी, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का दूसरा स्रोत है। ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारतीय अनुसंधान का केंद्र है। समझ लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र खोला गया था, जिसे तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए खोला था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन देता है। तो यूएनईपी इस पुरस्कार को देता है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण रक्षा व सुधार के क्षेत्र में। ऑप्शन बी है साहित्य में पर्यावरण के विकास हेतु। ऑप्शन सी है परमाणु थाने के क्षेत्र में। ऑप्शन डी है प्रदूषण नियंत्रण हेतु। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण रक्षा व सुधार के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण रक्षा व सुधार के क्षेत्र में यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। यूएनईपी की स्थापना के बारे में हम पहले अभी बताए हैं कि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी में है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु प्रतीक क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, लाल पांडा है। ऑप्शन बी है ज्वाइंट पांडा। ऑप्शन सी है कंगारू। ऑप्शन डी है बाघ। तो इसका सही आंसर है आपका ज्वाइंट पांडा। ऑप्शन बी सही है। हम इसके बारे में एक चीज और बता दें कि WWF इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सुंदरबन। ऑप्शन बी है चिल्का झील। ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप और ऑप्शन डी है कच्छ की खाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात में है, वहां पर ये महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे नेरी कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ए है नई दिल्ली में, बी है कोलकाता में, सी है आपका नागपुर में और डी है आपका बिलासपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर। भारत सरकार के द्वारा नेरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी विक्रम साराभाई और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए सही है, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, लेकिन विश्व में इसकी हरित क्रांति का जो नाम दिया है, पहली बार जो नाम शब्द से पुकारा गया हरित क्रांति, वो किसने दिया है? तो डॉक्टर विलियम गिडे ने दिया है। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो खासतौर से ये गेहूं उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए है 11 मई 1972 में, बी है 11 दिसंबर 2002 में, सी है 16 अक्टूबर 1990 में और डी है 10 दिसंबर 1980 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 2002 में। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्ल वर्षा होती है क्योंकि? अम्ल वर्षा क्यों होती है, इसका क्या रीजन है? ऑप्शन ए है सूरज वातावरण की परत को गर्म करता है इसलिए अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं इसलिए अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन सी है पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल है इसलिए अम्ल वर्षा होती है। या ऑप्शन डी है बादलों के बीच घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं इसलिए अम्ल वर्षा होती है। आप लोग बताइए क्या इसका आंसर सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं इसलिए अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का उत्सर्जन है इसलिए अम्ल वर्षा होती है। ये यूपी टेट EVS सीरीज का दूसरा वीडियो है। आगे भी हम आपकी ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।